मौजूद है गाज़ियाबाद में और यहाँ पे कुलभूषण जी जो लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन भरा था गाज़ियाबाद से, लेकिन कहीं ना कहीं उनका नामांकन रद्द हो गया। अब किस कारण से उनको पता नहीं लग पाया। हालांकि वो त्यागी समाज से आते हैं और त्यागी समाज कहते हैं कि बीजेपी का समर्थन रहा है ना, 95% वोट बीजेपी को ही गया है और बीजेपी से अपेक्षा रखते हैं। हम बीजेपी में 2 टिकट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं ना मिलने के कारण वो निराश और आत्महत हैं। और हमारे साथ अभी कुलभूषण जी मौजूद हैं जो अब बनारस से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरेंगे। उनसे जानते हैं इस बीच में उन्होंने जो भी बीजेपी के लिए कार्य किया, कैसा अनुभव रहा। सर, अभी आपने गाज़ियाबाद से लोकसभा चुनाव का आपने नामांकन भरा, लेकिन किसी न कारण से रद्द हो गया, तो कोई सूचना मिला और कैसे क्या इसको देखते हैं? नहीं, कोई सूचना मैं नहीं मिली। हमें तो स्कूटनी के लिए बुलाया गया था 5 तारीख को कि आप 5 तारीख को सुबह आ जाइएगा आप, तो आपकी जो भी पेपर में मतलब आपकी कोई कमी होगी तो उसको पूरा करवा दिया जाएगा। फिर हम सुबह गए 11 बजे तो डीएम साहब ने कह दिया, और जो वहाँ प्रशासन के अधिकारी थे बाकी लोग, उन्होंने कहा कि हमने तो रात 12 बजे ही स्कूटनी कर दी और आपका फॉर्म कैंसिल हो चुका है। मैंने ये तो आपका गलत तरीका है कि आपने हमारा फॉर्म कैंसिल कर दिया, ना हमें किसी चीज़ के लिए मौका दिया गया। तो नहीं, आप अपने घर जाइए, अब आपका फॉर्म कैंसिल हो चुका है। ये उन लोगों ने हमसे जवाब दिया हमें। उत्तर प्रदेश में वो 17 सीटें हैं लोकसभा जो बाहुबली हैं त्यागियों की। उसमें आपके हमारे मुजफ्फरनगर से भी त्यागी जी लड़ रहे हैं, सुनील त्यागी जी, और आपके बिजनौर से हमारे त्यागी जी लड़ रहे हैं, बॉबी त्यागी, और मेरठ से देवव्रत त्यागी, जिन्हें मायावती जी ने अपने टिकट दिया हमारी को एक, और किसी भी पार्टी ने हमें कोई टिकट नहीं दिया है। और गाज़ियाबाद में हमारी 3,10,000 वोट हैं जो पूरा विरोध कर रहे थे गाज़ियाबाद में बीजेपी का, उसके डर के कारणवश, जबकि मैंने नहीं, हमने एक भाई का वो टिकट भरवाया था, तो हमारा दोनों का ही कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि हमारी वोटें बीजेपी को देते थे 95%। तो उनके नुकसान होने की वजह से उन्होंने दबाव में आकर प्रशासन ने हमारा टिकट कैंसिल कर दिया। आप अभी बनारस से निर्दलीय लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दूसरी तरफ देखें तो बनारस से बीजेपी के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो उनको कैसे आप सामना कर पाएंगे? देखिए जी, ये देश आज़ाद है। इस आज़ाद देश में कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। इसमें कोई किसी की ये नहीं कि यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारा जो किसी के मोदी जी के खिलाफ़ कोई विरोध नहीं है। हमारा जो विरोध है वो हमारा विरोध है बीजेपी पार्टी से, कि उन्होंने हमें 95% वोट देते हुए भी हमें एक भी टिकट पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे इंडिया के अंदर कोई भी हमें एक भी टिकट नहीं दिया उन लोगों ने। तो बीजेपी जो चाह रही है कि हम उनका नुकसान करेंगे, इस वजह से हमें टिकट नहीं दिया उन्होंने। तो अब हमने जो इनके साथ इतना सम्मान के साथ हमने इन्हें 10 साल वोट दिए हैं, अब उस सम्मान का हमें ये फल मिला है कि हमें एक भी टिकट नहीं मिला। और रहा बनारस का चुनाव हम बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे, पूरे ज़ोर शोर से लड़ेंगे, ठीक है जी। और जीत हार तो अलग चीज़ है, जब तक लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? आज लड़ेंगे तो जीतेंगे भी, जीतेंगे क्यों नहीं। कहीं बीजेपी पार्टी से विरोधाभास है, क्योंकि उन्होंने त्यागियों को कहीं से भी पूरे भारत में टिकट नहीं दिया। बाकी मोदी से कोई बड़ा वैसे नहीं है आपका, तो आप इसमें आप कह भी रहे हैं। और दूसरी तरफ जहाँ देखिए आप मोदी जी के सामने बनारस से लोकसभा प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बनारस से भाई लोकतांत्रिक अपना आदमी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़ सकता है। मोदी जी भी तो गुजरात से आके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मोदी जी चुनाव तो वहाँ से भी लड़ सकते थे। तो उनका मन की इच्छा है कि वे वहाँ से लड़ें, तो हमारी भी मन की इच्छा है कि हम भोलेनाथ के आशीर्वाद लेके और वो भोलेनाथ की नगरी में जाके चुनाव लड़ें। हमारा भी अधिकार है ये, तो हम लड़ेंगे चुनाव और बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे, और पूरे ज़ोर शोर से, पूरे तरीके से, जो दल से सब तरीके से चुनाव लड़ेंगे बनारस से। तो जो आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरेंगे और आपका नामांकन हो जाता है, तो आपने जनता के लिए क्या कार्य विवरण आपने बना रखा है कि कैसे उनके विकास में आप सहयोग करेंगे? देखो जी, विकास की जो बात है, विकास तो 10 साल में हमारे देश में बहुत अच्छा हुआ है। जो विकास अगर मैं गिनती गिनाऊंगा तो आप भी सोच कर होंगे क्या। महंगाई इतनी हो चुकी है पूरे इंडिया के अंदर कि जो गरीब तबका है, जो 10 से 15 हज़ार रुपये की सैलरी लेता है पूरे देश के अंदर, आप उससे पूछ के देखिए उसके हालात क्या हैं। वो अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भी जमा टाइम पे नहीं कर पा रहा है। तो विकास तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी हुआ है इस देश के अंदर। विकास तो अब मैं सारे देश के एक एक भाई, एक एक बहन, एक बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, वे बाहर आएँ और कुलभूषण त्यागी को सपोर्ट करें कि वो बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं।
और जितना भी हमारे किसी भी जाति का गरीब तबका है, जो भी है, जो उनकी परेशानियां हैं शिक्षा की, चिकित्सा की, वो बिल्कुल पूर्ण की जाएंगी। और उसमें उन्हें बिल्कुल भी परेशानी का जो अब उठाना पड़ रहा है उन लोगों को, जो 70 साल देश आज़ाद को हो गए हैं, कि गरीबों को तो गरीब ही बना के रखा जाएगा, ये सभी पार्टियों का अपना एक लक्ष्य हो चुका है। तो गरीब को कभी भी भरने नहीं देना चाहते ये लोग। और हमारा एक लक्ष्य है कि जो भी देश के अंदर गरीब है, किसी भी तबके का है, उससे जाति से कोई मतलब नहीं है। एक और बात कहते हैं कि आप एक फूल की माला होती है, उसमें 10 अलग अलग तरह के फूल पहरा दो और वो एक ही खुशबू देते हैं इस मिला के। तो हमारा जो लक्ष्य है, इस देश के अंदर जितनी भी जाति हैं सभी को एक साथ पिरो के, एक साथ लेके, एक साथ चल के देश को आगे ले जाना है। और जो हमारे देश की गरीब जनता है, जो उनकी परेशानियां हैं, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दी जाएंगी। उसमें किसी भी तरीके से जो अब परेशानी उठानी पड़ेगी, जब नहीं उठानी पड़ेंगी। ये हमारा पक्का वादा है पूरे देश के अंदर एक एक जनता से। और मैं तो चाहता हूँ कि वे लोग बाहर निकलें और मुझे सपोर्ट करें, घर से बैठकर अपने मीडिया के द्वारा किसी भी तरीके से कुलभूषण त्यागी को सपोर्ट करें कि वो कुलभूषण त्यागी बनारस से चुनाव लड़े और उसकी मदद करें। हम बात करें शिक्षा की, तो कहीं ना कहीं इस टाइम देखा जाए तो पूरे देश के अंदर शिक्षा बहुत ही खराब स्थिति कहें उस पे चल रहा है। तो आप कैसे उस पे सुधार ला सकते हैं? नहीं जी, शिक्षा की बुरे हालात नहीं है। शिक्षा व्यापार हो चुका है। ये इस देश के अंदर शिक्षा जो व्यापार है। जबकि पहले ये कहते थे लोग, हमारे जो हम जब छोटे थे तो हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर ये कहते थे कि एक भगवान का रूप होता है टीचर, और पढ़ाई एक तरीके से देखा जाए तो एक भगवान के रूप में देखा जाता है। लेकिन आज ये एक धंधा हो चुका है। बड़े बड़े नेताओं के स्कूल हैं, बड़े बड़े लोगों के हैं। जो फीस वृद्धि हो रही है हर साल इतनी, जो गरीब आदमी इस देश के अंदर 10 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी है, 30 हज़ार रुपये कमाता है, उसके 2 बच्चे हैं। और हमारे गाज़ियाबाद के अंदर एक सबसे बड़ी परेशानी ये है, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी टीचर हैं, उनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो फीस तो वृद्धि होनी है। क्योंकि भैया देखो, ऐसा बात है, जो भी कोई पहले कांग्रेस थी, फिर बसपा थी यूपी में या सपा थी, शिक्षा और चिकित्सा ये दोनों ही लोगों ने बेची हैं, बेचते रहेंगे जब तक इन पर नकेल नहीं कसी जाएगी। नकेल वो कस सकता है जिसे इन परेशानियों से निकला हुआ हो, जिसने ये परेशानी देखी हो कि अगर टाइम पे आज आपकी अगर फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो कल बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। पहले फ़ीस जमा करो, जब स्कूल आप आना। तो ये शिक्षा नहीं है, अब ये व्यापार है। तो जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेके जाएंगे वोट मांगने के लिए? भैया शिक्षा, चिकित्सा और लोग जो गरीब लोग हैं, जो उनकी सबसे बड़ा एक मुद्दा है आज के टाइम में देश में, मतलब 40 से 50% लोगों के साथ जो परेशानियां हैं। जब हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि ये जितना भी देश है, देश में जितना भी लोग रह रहे हैं सब मेरा परिवार है, लेकिन परिवार में फिर फ़र्क क्यों किया जा रहा है? जो गरीब लोग हैं वे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। तो आप ये बताइए वो अपना व्यापन कैसे करेंगे, अपना घर का कैसे बच्चों का पालन पोषण करेंगे? तो मेरा तो एक ही लक्ष्य है, शिक्षा, चिकित्सा बिल्कुल देश के अंदर फ्री होनी चाहिए। और उसमें कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, गरीब है या ये किस जाति का है, तो इस तरीके से ये इसमें फ़र्क होना चाहिए। और जितने भी ये हमारे जो भाई हैं किसी भी जाति के, उनकी जो सैलरियां हैं उसमें हम मेरे हिसाब से उन्नति होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। जैसे बाकी चीज़ों पे महंगाई हो रही है, ऐसी उनकी सैलरी पे भी एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रस्ताव पास होना चाहिए केंद्र में कि भैया इनकी जो सैलरी है उसमें बहुत बड़ा वृद्धि होनी चाहिए। मेरी तरफ से तो मेरा मानना तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलभूषण त्यागी जी। आपने सुना उनको, उन्होंने अपने विचार रखे कि देश में किस तरीके से शिक्षा चिकित्सा का हालात है। और उन्होंने गाज़ियाबाद से पर्चा भरा था, लेकिन नामांकन कहीं ना कहीं रद्द हो गया। अब नामांकन की तैयारी चल रही है बनारस से, काशी की नगरी, और सामने होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा रहता है वहाँ का चुनावी माहौल। मैं अशोक पंडित, कैमरामैन सचिन के साथ।